जय हिंद साथियों, जैसे कि हम लोग क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का प्रवर्तन का पार्ट 1 देख लिए थे और उसका ही हम लोग आज पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, और हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे। हम लोग को पढ़ना था प्रतिबिंब यानी कि इमेज। देखिए, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। ठीक है, इसका हम लोग डायग्राम भी जानेंगे हर कि वस्तु कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तब तक के लिए हम लोग जान लेंगे पहले कि प्रतिबिंब किसे कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है। देखिए, फर्स्ट में है कि प्रतिबिंब। तो किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, आगे है हम लोग जानेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहेंगे, तो आप लोग देख सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और नोट में हम एक पॉइंट लिखे हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के, तो प्रतिबिंब दो प्रकार के, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। आगे हम लोग का है काल्पनिक प्रतिबिंब। भाई, काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहेंगे हम लोग, तो यहाँ पर आप लोग देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, इसमें प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब को ही आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पर एक नोट में हम लोग पॉइंट लिखे हैं कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, आगे है हम लोग का, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आगे है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में ये पूछता है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा। तो देख सकते हैं कि ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण इस टाइप का रहता है, ये समतल दर्पण हो गया। समतल दर्पण पर क्या होगा कि और कोई किरण लंबवत आती है, देखिए किरण लंबवत आई है, ये किरण लंबवत आई है। तो समतल दर्पण पर कोई किरण लंबवत आती है तो दर्पण के साथ 90 डिग्री कोण बनेगा, लेकिन परावर्तन के बाद ये उसी पथ पर वापस चली जाती है। देख सकते हैं यहाँ पर, आगे देखिए समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि देखिए, यहाँ ध्यान से समझिएगा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। तो जब एक ही बिंदु से निकली दो किरणें, परावर्तन के बाद अगर दोनों किरणें जहाँ एक दूसरे को मिलती है वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये एक बिंदु हो गया, ठीक है, एक बिंदु हो गया। तो यहाँ क्या हुआ कि यहाँ से एक सीधे दर्पण पर आया है किरण लंबवत, तो लंबवत आया है तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अगर समतल दर्पण पर कोई किरण लंबवत आती है तो परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। इसके पहले हम बताए थे। दूसरा क्या है कि यहीं से एक और किरण ऐसे आया, आपतित किरण। आपतित किरण आया तो दर्पण से परावर्तन के बाद ये किरण चला गया इधर। तो आपको हम बता रहे हैं कि इसका परावर्तित किरण, एगो परावर्तित किरण इधर हो गया, एगो इधर हो गया, तो क्या ये दोनों मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो हम लोग कल्पना करते हैं। कल्पना क्या करेंगे भाई, तो अगर हम लोग दर्पण के पीछे इसको सीधे इस प्रकार बढ़ाएंगे किरण और इसको इधर बढ़ाएंगे तो ये दोनों किरणें जो होगी यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि इस बिंदु का जो प्रतिबिंब बना, इस बिंदु का जो प्रतिबिंब बना यहाँ पर बन गया, यहाँ पर। ठीक है, इस बिंदु का जो प्रतिबिंब बना वो यहाँ पर बन गया है ना। तो आगे हम लोग देखेंगे समतल दर्पण की विशेषता क्या है। समतल दर्पण की विशेषता ये है कि दर्पण से जितनी आगे दूरी पर वस्तु है ना, उतने ही दूरी पर पीछे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ठीक है, समतल दर्पण की विशेषता है कि दर्पण से आगे जितनी दूरी पर ये वस्तु है उतना ही दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। अगर इस दर्पण की ओर हम भी वेग से दौड़ेंगे तो प्रतिबिंब 2v वेग से आएगा। दर्पण को अगर हम थीटा कोण से घुमाते हैं तो प्रतिबिंब 2 थीटा कोण से घूम जाएगा। यहाँ पर हम लोग समतल दर्पण की विशेषता को थोड़ा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर, अरे भाई क्या हो गया, देखिए यहाँ पर हम लोग समतल दर्पण की विशेषता के बारे में जान रहे हैं। ठीक है, समतल दर्पण की विशेषता नंबर 1 है
कि अपनी पूरी आकार का प्रतिबिंब देखने के लिए अपनी लंबाई का आधा दर्पण होना चाहिए। अपना पूरा अगर फोटो हम लोग देखेंगे तो उसकी लंबाई का आधा दर्पण होना चाहिए। दूसरा है कि यदि दर्पण की ओर भी वेग से दौड़ेंगे तो प्रतिबिंब टू भी वेग से गतिशील दिखती है, ये भी आपको हम बताए हैं। तीसरा क्या है भाई, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तीसरा है कि यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमाएंगे तो प्रतिबिंब टू थीटा कोण से घूमेगा। चौथा कंडीशन है कि वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर होती है दर्पण के अंदर प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर होता है। आगे हम लोग देख सकते हैं 5वां नंबर जो कंडीशन है भाई, 5वां है आपका समतल दर्पण से आभासी प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, क्षमता शून्य होती है। एग्जाम में पूछता है कि समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है। क्षमता क्या होता है, तो क्षमता शून्य होता है। चलिए आगे हम लोग इसको देखते हैं। आगे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आगे हम लोग का भाई यहाँ पर गोलीय दर्पण के बारे में हम लोग जानेंगे कि गोलीय दर्पण है क्या। तो अब हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में जानेंगे। यहाँ पर लिखा गया इसको स्पाइरल मिरर कहते हैं, स्पाइरल मिरर। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका प्रवर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, यही है आपका गोलीय दर्पण। देख सकते हैं गोलीय दर्पण इस प्रकार का बना है, ठीक है। ये हम लोग का गोलीय दर्पण है, ठीक है ना। ये हम लोग कौन सा दर्पण है, गोलीय दर्पण। अब इसमें बहुत सारी पॉइंटें हैं, उसको हम लोग जानेंगे। देखिए ध्यान से, ये गोलीय दर्पण हो गया। इसमें क्या होगा कि दर्पण का कोई भी भाग हो वो हमेशा लेफ्ट साइड ही रंगा जाता है। तो इधर वाला भाग देखिएगा, राइट लेफ्ट सॉरी, दर्पण का कौन सी भाग हो हमेशा राइट साइड रंगा जाता है। इसमें राइट हो गया, इधर राइट हो गया। और ये दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये मध्य बिंदु हो गया दर्पण का ध्रुव। हमेशा दर्पण में किरण जो आएगा, प्रकाश जो आएगा वो लेफ्ट साइड से आएगा, इधर से आएगा, फिर इसमें इधर से आएगा। ध्रुव किसे कहते हैं भाई, तो देख सकते हैं दर्पण गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। आगे है हम लोग का भाई वक्रता। देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग हम लोग जानेंगे वक्रता, त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यही है वक्रता त्रिज्या, ये वक्रता त्रिज्या। आगे आप लोग देख सकते हैं, आगे देखिए, आगे हम लोग का प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष अंग्रेजी में कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। तो प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को ही प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये गोलीय दर्पण की ये ध्रुव हो गया और वक्रता केंद्र हो गया। इसी रेखा को, इसी को हम लोग मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। इसी रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। आगे अगला हम लोग का जो टॉपिक है वो है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर देख सकते हैं यहाँ पर, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चित्र में, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस, ये है आपका वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण हो गया। और इसके केंद्र यानी कि इसी सेंटर को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। चलिए आगे देख सकते हैं आप लोग, अगला जो हम लोग का टॉपिक है वो है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए उत्तल दर्पण यानी कि अंग्रेजी में इसको हम लोग कहते हैं कन्वेक्स मिरर। जिस दर्पण की परावर्तक सतह उठा हुआ है उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। उससे उठल उससे उत्तल। उत्तल दर्पण इस प्रकार आता है और इसमें राइट साइड पेंट किया जाता है, ठीक है। और इसकी फोकस दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है, क्योंकि एक बात बता देते हैं, दर्पण में दाहिने साइड जो चीज़ होता है सब का सब धनात्मक होता है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी देखिए दर्पण के दाहिने साइड है, इसीलिए क्या होगा, तो धनात्मक होगा। क्या होगा भाई, इसीलिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है भाई, धनात्मक होती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चित्र में, चित्र के अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं कि ये दर्पण हो गया एक और एक ये दर्पण हो गया। तो जिस परावर्तक सतह मतलब इधर से प्रकाश है तो इधर से इसका परावर्तक सतह उठा है, इसीलिए उत्तल दर्पण, इसका परावर्तक सतह धासा है इसीलिए अवतल दर्पण, ठीक है। आगे आप लोग देख सकते हैं उत्तल दर्पण समझ में आ गया, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ हो उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। ये हम लोग का उत्तल दर्पण हो गया। परावर्तक सतह मतलब जिधर से प्रकाश आए, हमेशा प्रकाश इधर से रहा था। और ये दर्पण का दाहिना साइड, हमेशा दर्पण का दाहिना साइड पेंट करते हैं और प्रकाश हमेशा लेफ्ट साइड से आता है। और ये जो दर्पण का पीछे वाला भाग पेंट किया रहता है सिल्वर ब्रोमाइड से। दर्पण का
दर्पण हो गया, दर्पण के दाहिने साइड जो चीज़ होता है सब का सब धनात्मक, इसीलिए इसका फोकस जो है वो दर्पण के दाहिने साइड है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, इसकी वक्रता त्रिज्या भी दाहिने साइड है, इसकी इसीलिए इसकी वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग जानेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा और समझेंगे उत्तल दर्पण के। यहाँ पर हम लोग नोट में एक पॉइंट लिख दिए हैं कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या दोनों धनात्मक होती है। एग्जाम में ये पूछता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है और बोर्ड वाले एग्जाम में भी पूछता है। तो अब हम लोग जानेंगे अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण के बारे में जानेंगे। यहाँ देखिए अवतल दर्पण लिख दिए हैं। अवतल दर्पण यानी कि कनकेव मिरर, जिस दर्पण की प्रवर्तक सतह धंसी रहती है उसको अवतल दर्पण कहते हैं। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर अवतल दर्पण कैसे रहता है भाई। अवतल दर्पण आपका इस टाइप का रहता है और इधर पेंट किया रहता है पीछे वाला भाग इसका, ठीक है। तो ये दर्पण हो गया। दर्पण के लेफ्ट साइड जो चीज़ रहता है सब का सब ऋणात्मक, तो लेफ्ट साइड इसका फोकस है तो इसकी फोकस दूरी भी ऋणात्मक, इसकी वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक। चलिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हम नोट में एक पॉइंट लिखे हैं। क्या लिखे हैं भाई? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों जो होती है वो ऋणात्मक होती है और वस्तु दूरी भी ऋणात्मक होती है। याद रखिएगा हमेशा दर्पण में वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। क्यों? क्योंकि वस्तु दूरी हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है और लेफ्ट साइड में जो चीज़ रखा जाता है सब का सब ऋणात्मक होता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट है हम लोग का कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। कैसे अंतर लिखते हैं आइए इसको हम लोग देखते हैं। चलिए देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग, ये हो गया उत्तल दर्पण, एक तरफ हो गया आपका उत्तल दर्पण और एक तरफ हो गया आपका अवतल दर्पण, ठीक है। एक तरफ हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण और एक तरफ हो जाएगा आपका अवतल दर्पण, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, उत्तल दर्पण में लिखेंगे किसकी प्रवर्तक सतह उठी रहती है, इसका लिखेंगे इसकी प्रवर्तक सतह धंसी रहती है। दूसरा अंतर, इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसका फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तीसरा अंतर, इसमें प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा छोटा बनता है, इसमें प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनता है। यही अंतर है। कम से कम 3 अंतर आपको लिखना पड़ेगा। चलिए आगे हम लोग का है, अगला है हम लोग का परवलयिक दर्पण। तो परवलयिक दर्पण में आपको हम बता दें कि जो दर्पण, वैसा दर्पण जो पूर्णतः गोल नहीं होता है उसको परवलयिक दर्पण कहते हैं। जैसे इस प्रकार आता है वो दर्पण, पूर्णतः गोल नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग परवलयिक दर्पण कहते हैं। चलिए आई होप कि यहाँ पर देख सकते हैं, वह दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता है उसको परवलयिक दर्पण कहते हैं। यहाँ पर हम लिख भी दिए हैं, इस प्रकार आता है ये दर्पण, गोल नहीं है पूरा, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे भाई? परवलयिक दर्पण। कोई दिक्कत? देख सकते हैं चित्र भी यहाँ पर है। आगे हम लोग का अगला पॉइंट है, अगला है हम लोग का अवतल दर्पण का उपयोग। ये भी एग्जाम में पूछता है और ये केवल बोर्ड के एग्जाम में नहीं बल्कि कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन आपका आता है। तो हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग जानेंगे। कम से कम देखिए यहाँ ध्यान से, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। दाढ़ी जो हम लोग बनाते हैं उसमें करते हैं। दूसरा है कि रोगी के कान, नाक, गले एवं आँख की जांच करने के लिए डॉक्टर जो होता है वो अवतल दर्पण का उपयोग करता है। तीसरा है टॉर्च, वाहनों के हेडलाइट, सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आपको एक बात बताते हैं कि अवतल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से क्या बनता है भाई? बड़ा। उत्तल दर्पण में जो होता है वो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा और समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के बराबर, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं उत्तल दर्पण का भी उपयोग देख सकते हैं। उत्तल दर्पण का भी आप लोग उपयोग देखिए। दूसरा है उत्तल दर्पण का उपयोग, 1 नंबर में है, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है तथा स्ट्रीट लाइट के रूप में किया जाता है ना। चलिए हम लोग अपना थुथुर यानी चेहरा की दर्पण में, समतल दर्पण में। समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है, उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है और अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हम आपको एक छोटा सा टॉपिक बताएंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिससे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में बताएंगे। देखिए उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में यहाँ आपको अंतर डायरेक्ट लग रहा है कि इमेज बिहेवियर अगर फोटो के अनुसार देखें तो उत्तल दर्पण में जो फोटो बनता है, प्रतिबिंब बनता है, वो वस्तु से छोटा बनता है। लाइट बिहेवियर देखें, प्रकाश, तो उत्तल दर्पण में ना प्रकाश जो होता है वो फैलता है यानी कि अपसारी होता है, जैसे स्ट्रीट लाइट।
स्ट्रीट लाइट में देखिएगा इस प्रकार ये लाइट जो होता है चारों तरफ सोलर जो होता है, सॉरी स्ट्रीट लाइट में चारों तरफ जो प्रकाश होता है वो क्या होता है, फैलता है। क्रिकेट स्टेडियम में आप लोग देखिएगा उसमें रात को जब मैच होता है तो उसमें स्ट्रीट लाइट लगा रहता है, प्रकाश जो होता है वो फैलता है। लेकिन फोटो जो कैसे बनेगा उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा। देखिए कि गाड़ी के साइड मिरर में हम लोग उत्तल दर्पण का ही उपयोग करते हैं, क्योंकि पीछे 12 से 12 ट्रक बस जो होता है उसको आसानी से हम लोग देख सकते हैं। तो 12 से 12 ट्रक का फोटो छोटा दिखाई देता है, ठीक है। तो साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। प्रकाश क्या होगा इसका, फैलेगा, अपसारी मतलब फैलना। आगे हम लोग का अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को भी हम आपको समझा दे रहे हैं। यहाँ देखिए अवतल दर्पण, इसमें इमेज बिहेवियर क्या होगा कि इसमें वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 12 बनता है, और लाइट बिहेवियर क्या होगा, सिकुड़ता है मतलब अभिसारी होता है। अभिसारी मतलब सिकुड़ना। जैसे आप लोग देखिएगा हेडलाइट में, गाड़ी के जो हेडलाइट होता है आगे वाला, उसमें वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 12 बनेगा। दाढ़ी हम लोग जो बनवाते हैं तो देखते हैं तो 12-12 दिखाई देता है। तो ये जो है अवतल दर्पण का उपयोग था। आगे यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों दर्पण है, ये दोनों दर्पण है। और दो, जैसे हम लोग हजामत बनाने जाते हैं, दाढ़ी बनाने जाते हैं, केस कटवाने जाते हैं, तो दोनों तरफ देखिएगा आप लोग कि उसमें क्या होता है कि दोनों तरफ दर्पण लगा रहता है, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ दर्पण लगा रहता है, ठीक है। उसमें फोटो दिखाई देता है। उसमें क्या होता है कि कई गो बहुत सारा प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंबों की संख्या अगर निकालना होगा तो 2 गो दर्पण मान लीजिए कि थीटा कोण पर झुका है, ये दोनों दर्पण थीटा कोण पर झुका है, तो प्रतिबिंब की संख्या निकालना होगा तो n बराबर फार्मूला होता है 360 डिग्री अबाटा में थीटा। ये फार्मूला है हम लोग का। चलिए आगे हम लोग और भी चीज़ देखते हैं, छोटा सा टॉपिक है, इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं कि लिखा गया है कि 2 दर्पण 40 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, तो उनमें से बने प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करें। अभी बोले हैं कि अगर 2 गो दर्पण, मान लीजिए एगो ये दर्पण हो गया, एगो ये दर्पण है, दोनों झुका हुआ है एक दूसरे पर, कितना 40 डिग्री के कोण पर, 40 डिग्री के कोण पर झुका है। तो फार्मूला अभी बताएं कि n बराबर क्या होता है, तो 360 डिग्री अबाटा में थीटा। n बराबर 360 डिग्री अबाटा में थीटा होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि n बराबर, क्वेश्चन दिखा दें आपको, हाँ यहाँ पर देखिए n थीटा का मान 40 डिग्री दिया है, n ज्ञात करना है। तो 360 डिग्री बटा में 40 से भाग देंगे, कटाएंगे तो कितना आएगा 9, यानी कि 9 डिग्री आएगा। लेकिन कंडीशन है, इसका कंडीशन क्या है, तो यहाँ पर नोट में थोड़ा पढ़ लीजिए आप क्या लिखा गया है। लिखा गया है नोट नंबर 1 में कि यदि दशमलव में इमेज आ जाए तो दशमलव के बाद वाली संख्या घटा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि 360 डिग्री बाटा में अगर हम मान लीजिए कि थीटा का मान दिया है 50 डिग्री, ठीक है। तो 0 से 0 कट गया, इसको भाग देंगे 5 से, तो 35, एक दशमलव में आ गया, दशमलव में आ गया 7.2। तो इस 2 को हटा देंगे, दशमलव वाला बाद वाली संख्या क्या करते हैं भाई, हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। दूसरा नोट में लिखा गया है पॉइंट कि अगर प्रतिबिंबों की संख्या 100 आ जाए तो उनमें से एक हटा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 दर्पण 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, थीटा का मान दिया है 30 डिग्री। अगर हम लोग को मान n ज्ञात करना है प्रतिबिंब का, तो n बराबर होता है 360 बाटा में थीटा, मालूम है आपको। तो 360 में भाग दीजिएगा कितना से, 360 में भाग दीजिए कितना से, 30 से, 30 से हम लोग भाग देंगे 360 में, 360 में अगर आप 30 से भाग दीजिएगा, 0 से 0 कट गया, 12 आ गया। तो अगर n का मान 100 आ गया, 12 हो गया, तो इसमें से 1 हटा देते हैं, 1 हटाएंगे तो कितना आएगा भाई, तो 1 हटाइएगा तो आपका आ जाएगा 11। समझ में गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग का जो अगला टॉपिक है भाई, अगला टॉपिक यही है कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस है फोकस दूरी, जिसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, भूलिए नहीं, क्योंकि भूलिएगा, इतना अच्छा से हैंड रिटन हाथ से लिखकर आपको पढ़ाया जा रहा है तो आपको ज़रूर अच्छा लग रहा होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।